Well, everyone, as we all know that we are doing our previous year papers of assistant professor, so let's start. और आज हमें जो करना है वो अपनी अगली श्रेणी में करना है कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का। और ये कब का पेपर है? 18 वाला हमने कंप्लीट कर लिया था, अभी ये है 2022 का, यानी लेटेस्ट पेपर है। तो हम लोग लेटेस्ट वाला करेंगे और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि जितना लेटेस्ट होगा उतना क्या होगा, उतना ही हार्ड होगा। तो अब हम लोगों को इसमें काफ़ी नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे और इसमें आप ये भी देखेंगे कि यूजीसी नेट का पैटर्न जो है वो लगभग ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं उसमें, तो आप रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, तो हमें इसमें कम ही टाइम लगेगा और बाकी जीएस का जो है पार्ट वो हम लोग नहीं करेंगे। तो हम लोग पहला देखते हैं, पहला वाला क्या कह रहा है। एंथोनी गिडिंग्स के अकॉर्डिंग जो आधुनिकता की संस्थागत जटिलता में क्या नहीं होता है। तो इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्लेक्स ऑफ मॉडर्निटी डू नॉट कंपेयर्स ऑफ, तो उसमें क्या नहीं होता है वो आपको बताना है। पूंजीवाद, प्रशासनिक शक्ति, विसैन्यीकरण या उद्योगवाद। तो उन्होंने कैपिटलिज्म की बात करी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की बात करी, इंडस्ट्रियलिज्म की बात करी, डीमिलिटराइजेशन की बात नहीं करते हैं बल्कि वो मिलिटराइजेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे डी लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये नहीं होगा। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगेन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो वो फोर्डिज्म के बारे में पूछ रहा है। तो जैसे जैसे आप इस एग्ज़ाम का पैटर्न देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये नॉर्मली जो पेपर्स होते थे वैसा नहीं है। इट मीन्स जैसे कि बेसिक आपने देखा होगा पीजीटी के पेपर, या फिर आपने हायर एजुकेशन में देखे होंगे, तो आपको बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस मिले। जैसे उन्होंने पूछ लिया ये क्या है, ये बुक किसकी है, ये कॉन्सेप्ट किसका है। तो ये पेपर वैसा नहीं है, आपको ये नहीं बताना है। आपको थोड़ा एनालिटिकल होकर सोचना है कि ये क्या है, व्हाट इज़ ये, और आगे फिर आपको देखना है कि किस तरह से आपके क्वेश्चंस और रिलेट हो सकते हैं और क्या क्या उनके सिम्टम, क्या क्या उनके करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, या कैसे कैसे उसको आप अलग कर सकते हैं। तो उसी तरह ये पूछ रहा है फोर्डिज्म से संबंधित नहीं है, तो आप तभी बता पाओगे जब आपको पता होगा व्हाट इज़ फोर्डिज्म। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए ये पेपर आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो फोर्डिज्म से संबंधित नहीं है, कौन सा नहीं है? मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन, थोक उत्पादन यानी मास प्रोडक्शन, और फ्लेक्सिबल स्पेशलाइजेशन या मैकेनाइजेशन यानी यंत्रीकरण। तो ये सारी चीज़ें फोर्डिज्म से संबंधित हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल स्पेशलाइजेशन जो है, नम्न विशिष्टीकरण जो है वो इससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक भाग समाज के साथ एक भाग संस्कृति के रूप में कृषक समाज की परिभाषा किसने दी, यानी पार्ट सोसाइटी विद पार्ट कल्चर। तो ये डेफिनेशन तो फेमस ही है, पार्ट सोसाइटीज विद पार्ट कल्चर किसने कही है? तो ये क्रोबर की डेफिनेशन है और ये तो पीजीटी में आती रही है, तो ये सिंपल डेफिनेशन है। हु रोट द माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन, माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन जो बुक है वो किसने लिखी है? तो वो लिखी है समनर ने, फ्रेंच बॉस ने, हर्स्कोविट्स ने, या फिर टाइलर ने। द माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन जो बुक है वो फ्रेंच बॉस की बुक है। तो ये बुक भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो इस तरह से आप बुक्स देखते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि कौन कौन सी बुक्स एग्ज़ाम में पूछी जा रही हैं आजकल, क्योंकि आजकल बुक्स नई नई पूछी जाती हैं और उन बुक्स को सीक्वेंस में लगाना पूछा जाता है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये वाली जो बुक है वो 1911 यानी 1911 में पब्लिश हुई थी। मे बी इसका कहीं ईयर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। और इसमें इन्होंने प्रिमिटिव जो कल्चर थी उसके बारे में एक क्रिटिकल एनालिसिस किया था। तो प्रिमिटिव मैन में वो प्रिमिटिव कल्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संकल्पना सत्व के दार्शनिक अध्ययन पर बल देती है, यानी विच कॉन्सेप्ट एम्फेसाइज ऑन द फिलोसफिकल स्टडी ऑफ बीइंग। तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी अलग अलग क्वेश्चंस मिल रहे हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं हैं जैसे आपको दिखते हैं।
तो सत्व के दार्शनिक अध्ययन पर बल देगी कौन सी? ऑन्टोलॉजी यानी सत्य मीमांसा, मेथोडोलॉजी यानी कार्य पद्धति, तथ्यवाद पॉजिटिविज्म, या एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान मीमांसा। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा सत्य मीमांसा, यानी ऑन्टोलॉजी जो है वो आपका दार्शनिक अध्ययन पर बल देता है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने एक मुक्त सर्वहारा किस रूप में वर्णन किया है? तो कार्ल मार्क्स ने एक मुक्त सर्वहारा का जो वर्णन किया है उसमें उन्होंने सभी वर्गों का इनकार, एक विघटित द्रव्यमान, पूंजीपति की बर्बादी और साहसी प्रशाखाएं, या फिर उपर्युक्त सभी। तो जब वो एक मुक्त सर्वहारा की बात करते हैं तो उसमें उन्होंने इन सभी की बात करी है, सभी वर्गों का इनकार, एक विघटित द्रव्यमान, पूंजीपति की बर्बाद और साहसी प्रशाखाएं, और ये तीनों ही चीज़ की वो बात करते हैं। तो ऑप्शन इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो इस तरह से आप देखेंगे आपको जितने भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो सारे ही काफ़ी अच्छे हैं। निम्नलिखित में से कौन हैबरमास से संबंधित नहीं है? तो ऐसा कौन सा इसमें कॉन्सेप्ट है जो हैबरमास ने नहीं डिस्क्राइब किया है, वो आपको बताना है। तो पब्लिक स्फेयर यानी सार्वजनिक क्षेत्र की बात वो करते हैं, लेजिटिमेशन क्राइसिस यानी वैधीकरण की बात वो करते हैं, क्रिटिकल थ्योरी की भी वो बात करते हैं, क्रिटिकल स्कूल से वो जुड़े हुए हैं, लेकिन हेजेमनी की बात वो नहीं करते हैं, ग्रामसी करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, सिबलिंग्स रिलेटेड थ्रू ब्लड आर, रक्त द्वारा संबंधित भाई बहन क्या होते हैं? तो जो रक्त द्वारा संबंधित भाई बहन होते हैं वो तृतीयक निकट संबंधी नहीं होते हैं, द्वितीयक निकट संबंधी भी नहीं होते हैं, विवाहजन्य तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, वो समरक्त हो जाएंगे, कॉन्जिग्यूनियस हो जाएंगे। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भाषा के विखंडन से घनिष्ठ संबंधित है? ये तो आपको पता ही है, डिकंस्ट्रक्शन ऑफ लैंग्वेज की बात कौन करते हैं? तो डिकंस्ट्रक्शन ऑफ लैंग्वेज की बात करते हैं डेरिडा। तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा द कंज्यूमर सोसाइटी के लेखक कौन है? तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जितनी भी बुक्स हैं वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगी, और ये मत सोचिए कि ये जो बुक्स पूछी जा रही हैं वो नॉर्मल है। एक बार अगर कोई पूछ ली गई है बुक तो वो आपको लर्न होना चाहिए कि किसकी है। तो ये जॉन लेकन की है, बॉडीलार्ड की है, या फूको की है, या फिर थॉस्टिन वेबलिन की है। तो ये वाली बुक है बॉडीलार्ड की, और बॉडीलार्ड की ये जो बुक है ये वाली बुक पब्लिश हुई थी 1970 में, और ये बुक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपको पता आप लर्न कर लेना, द कंज्यूमर सोसाइटी बुक बॉडीलार्ड की 1970 में पब्लिश हुई है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। तो नेक्स्ट पूछ रहा है टालकर पार्सन्स का जो एडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन और लेटेंसी है, मतलब AGIL जो है उसको उन्होंने क्या कहा है? वो इसमें से क्या है? तो AGIL जो है उसको फंक्शनल प्री रिक्विसाइट, कार्यात्मक पूर्व अपेक्षाएं, कार्यात्मक सार्वभौमिक, फंक्शनल यूनिवर्सल्स, फंक्शनल अल्टरनेटिव्स, या फंक्शनल इम्परेटिव्स। तो वो इसमें से क्या है? तो वो हैं फंक्शनल प्री रिक्विसाइट, यानी कार्यात्मक पूर्व अपेक्षाएं हैं पार्सन्स के अकॉर्डिंग AGIL प्री रिक्विसाइट है, और फंक्शनल अल्टरनेटिव की तो वो बात करते ही नहीं है, वो तो मर्टन करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अल्टरनेटिव और प्री रिक्विसाइट में कंफ्यूज नहीं होना। प्री रिक्विसाइट जो हैं वो AGIL है, तो AGIL की बात किसने करी? पार्सन्स ने करी, तो यहाँ पे पार्सन्स हो जाएगा। और अल्टरनेटिव्स की बात कौन करता है? वो मर्टन करते हैं, तो मर्टन हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास सिद्धांत में सांस्कृतिक समानताओं की किसके द्वारा व्याख्या की जाती है? तो इवोल्यूशनरी थ्योरी में जब हम कल्चरल पैरेलल्स की बात करते हैं तो वो इसके द्वारा एक्सप्लेन होते हैं। तो वो होते हैं डिफ्यूजन, सिमिलरिटी ऑफ थॉट एंड स्पेस, सिमिलरिटी ऑफ एनवायरनमेंट, साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी, आई थिंक ये रिपीट भी हुआ है UGC नेट में। तो विकास सिद्धांत में जब सांस्कृतिक समानताओं की व्याख्या होगी तो
प्रसार नहीं होगा, विचार और स्थान की समानता भी नहीं होगा, ना पर्यावरण की समानता होगा। उसका सीधा मतलब है मानव की मानसिक एकता, और जब मानसिक एकता समान होगी तो सांस्कृतिक समानताओं की को हम समझ सकेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट मीन्स साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई माल एक स्वतंत्र लगभग रहस्यमयी बाहरी वास्तविकता ले लेता है। तो जब वो बाहरी वास्तविकता ले लेता है तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल वैल्यूज, सरप्लस वैल्यूज, फेटिसिज्म ऑफ कमोडिटीज या लेबर वैल्यूज। तो बाहरी वास्तविकता ले रहा है, इसको हम कहेंगे फेटिसिज्म ऑफ कमोडिटीज यानी वस्तु कामुकता। तो ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा, और ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी अपकमिंग एग्जाम के लिए। एब्स्ट्रैक्टेड इम्प्रेसिज्म, तो ये क्वेश्चन कह रहा है एब्स्ट्रैक्टेड इम्प्रेसिज्म जो है उसको किसने दिया था। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं किसने दिया था। आर बेनिस्टर, मैक्स वेबर, या फिर हॉब्सबॉम, या फिर सी राइट मिल्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर तो सी राइट मिल्स ही होगा, क्योंकि सी राइट मिल्स ने इस टर्म को दिया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं है कि इस टर्म को दिया किसने था या कॉइन किया था, क्योंकि ये तो पूछा जा चुका है। मे बी अभी ये पूछ ले कि ये किस बुक में दिया गया था। तो सबसे पहली बात, इन्होंने 1959 में जो इनकी बुक आई थी सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, उसमें इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था। ये आपको पता होना चाहिए। तो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन में इस टर्म को कॉइन किया, सबसे पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस टर्म को उन्होंने क्यों यूज़ किया। तो उन्होंने इस टर्म को क्रिटिसाइज़ करने के लिए यूज़ किया था। और किस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे थे? जो भी सोशोलॉजिकल वर्क था किस तरह का, जो ज़्यादातर मेनली फोकस करता था क्वांटिटेटिव पे, यानी क्वांटिटेटिव रिसर्च वर्क, जो रिसर्च मेथड को यूज़ करके वर्क किए जाते थे उसको क्रिटिसाइज करने के लिए इन्होंने इस टर्म का यूज़ किया था, एब्स्ट्रैक्टेड इम्प्रेसिज्म का। और उनका ये कहना था कि जैसे एग्जांपल जैसे सर्वे हो रहे हैं, कोई भी सर्वे मेथड है, या फिर जो स्टैटिस्टिकल को यूज़ कर रहा है, स्टैटिक्स मेथड को यूज़ करके सिर्फ रिजल्ट दे रहा है, उसको उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था। उन्होंने कहा कि जो भी ये फाइंडिंग हैं, जो भी इनकी फाइंडिंग इस बेस पे आ रही हैं, उसको कोई ब्रॉडर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क या पब्लिक लाइफ से आम जनता जो थी उससे जोड़कर नहीं देखा जा रहा था। तो उसको उस निष्कर्षों को उन्होंने उसमें नहीं माना, उसके लिए उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट इम्प्रेसिज्म वर्ड यूज़ किया, जो ऐसे निष्कर्ष निकाल रहे हैं जो आम जनता के जीवन से नहीं जोड़ रहे हैं, मतलब जो उनकी लाइफ से रिलेटेड नहीं बात कर रहे हैं, सोशियोलॉजिकल जो सोसाइटी में हो रहा है उससे जोड़ के नहीं, सिर्फ ऐसे ही इन बेस पे जो दे रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज़ किया था इस बुक में सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन में 1959 में। इसके लिए उन्होंने एब्स्ट्रैक्टेड इम्प्रेसिज्म शब्द को कॉइन किया था। तो अब ये याद हो गया होगा आपको, सी राइट मिल्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है ये। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणात्मक अनुसंधान में शोधकर्ता सामाजिक परिदृश्य में विस्तृत वर्णन क्यों देता है? तो सामाजिक परिदृश्य में विस्तृत वर्णन क्यों देता है? तो वो इसलिए देता है ताकि सामाजिक व्यवहार की व्याख्या प्रदान करने के लिए, जो भी बिहेवियर है, टू प्रोवाइड अ कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल बिहेवियर। तो कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि एक बार विषय छोड़ देने पर यह याद करना कठिन हो जाता है कि क्या हुआ था, तो ये तो इसका कोई मतलब नहीं है, जिससे कि वे अपने अवलोकन की तुलना एक विश्वसनीयता के परीक्षण के रूप में कर सकें, क्योंकि वे वर्णन के एक स्तर के बाहर जाने में विश्वास नहीं करते। तो आप देख रहे होंगे सबसे सटीक आंसर आपको यही लग रहा है, सामाजिक व्यवहार की व्याख्या प्रदान करने के लिए, टू प्रोवाइड अ कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल बिहेवियर। तो इसलिए वो सामाजिक परिदृश्य में विस्तृत वर्णन देते हैं। घटना विज्ञान किसका मूल विकल्प है? तो फिनोमेनोलॉजी, रेडिकल अल्टरनेटिव किसका है? तो इवोल्यूशन, पॉजिटिविज्म, डिफ्यूजन, या फिर एथनोमेथोडोलॉजी। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो फिनोमेनोलॉजी है
वो एक मूल विकल्प जो है वो प्रत्यक्षवाद का है। और ये क्वेश्चन कहीं और भी आया था जिसमें ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ था पॉजिटिविज्म, तो उस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। हु इज एसोसिएटेड विद ओरिएंटलिज्म? तो ओरिएंटलिज्म प्राच्यवादी किससे संबंधित है? फ्रांस फैनन, होमी भाभा, एडवर्ड सैड या फिर गायत्री सुईपाक। तो ये एडवर्ड सैड से ही संबंधित है। ये यूजीसी नेट में बहुत बार आया है, तो आप लोगों को भी लर्न हो चुका होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतवादी आधुनिकता को एक अधूरी परियोजना के रूप में देखता है? तो अधूरी परियोजना के रूप में जो देखता है वो है हेबरमास, अलेक्जेंडर कोलमैन या बोडिलार्ड। तो वो है हेबरमास। तो आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एंथोनी गिडिंग्स के अनुसार सामाजिक संरचना में क्या होता है? तो गिडिंग्स के अनुसार सोशल स्ट्रक्चर में क्या होता है वो आपको देखना है। तो देख लेते हैं। एक क्षेत्र के अंदर वस्तुनिष्ठ स्थान, टू ऑब्जेक्टिव पोजीशन विद इन अ फील्ड, नेटवर्क्स ऑफ एक्सचेंज रिलेशंस, सिस्टम ऑफ ऑपरेशन एंड डोमिनेशन, रूल्स एंड रिसोर्सेज। तो आप भी जानते हैं कि उन्होंने रूल्स एंड रिसोर्सेज की बात की। तो सामाजिक संरचना में नियम और स्रोत होते हैं। इट मीन्स ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निरपेक्ष गरीबी रेखा को क्या दर्शाने के लिए बनाया जाता है? यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी को क्या दिखाने के लिए बनाया जाता है? तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी को इसलिए बनाया जाता है जिससे हमें ये पता चलता है शहर का ऐसा क्षेत्र जहाँ गरीबी केंद्रित है। द एरिया ऑफ अ सिटी इन विच पॉवर्टी इज कंसंट्रेटेड। उनकी संस्कृति के मानदंडों और मूल्यों के सापेक्ष वह घर जो गरीब है। तो हाउस होल्ड दैट इज पुअर रिलेटिव टू द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ देयर कल्चर। और निर्वाह के लिए न्यूनतम स्तर की आकलित आय वाला घर, यानी हाउस होल्ड एट एस्टिमेटेड मिनिमम लेवल ऑफ इनकम नीडेड फॉर सस्टेन सब्सटेंस। अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक सेक्टर वाला घर, हाउस होल्ड इन द इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो अगर हम बात करें एब्सोल्यूट पॉवर्टी, तो उसका मतलब ये है निर्वाह के लिए न्यूनतम स्तर की आय कलित वाला घर, यानी मिनिमम लेवल इनकम उसमें देखी जाएगी, जितनी उसको ज़रूरत है उतना मतलब मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, तो वो हो जाएगा एब्सोल्यूट पॉवर्टी की। उसकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैल्विनवाद को लूथरवाद से भिन्नित कौन करता है? कैल्विनवाद को लूथरवाद से भिन्नित कौन करता है वो आपको बताना है। परिवर्तन, पूर्वनियत, पछतावा या व्यवस्थापन। तो इसमें क्या हो जाएगा? पूर्वनियत, प्रीडेस्टिनेशन जो है वो क्या करता है? कैल्विनवाद को लूथरवाद से भिन्नित करता है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। और सारे ही क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे बहुत नॉर्मल नहीं है, आपको सोचने पे मजबूर करेंगे। प्रजाति कार्यप्रणाली के मुख्य सिद्धांत क्या हैं? व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ एथनो मेथडोलॉजी? एथनो मेथड की जब हम मेथडोलॉजी की जब बात करते हैं तो उसमें अकाउंटेबिलिटी भी आता है, रिफ्लेक्सिविटी भी आता है, इंडेक्सिकलिटी भी आता है, और ये सारी ही चीज़ें आती हैं। तो ये तीनों ही आती हैं, इस वजह से ऑल ऑफ दीज ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कुल की प्रथा किसका उदाहरण है? तो द इंस्टीट्यूशन ऑफ कुला इज एन इंस्टेंस ऑफ कर्ज चुकाने की एक प्रणाली, रिवाज के अनुसार वस्तुओं के आदान प्रदान की एक प्रणाली, या समाज में उच्च दर्जा प्राप्त करने की एक प्रणाली, या धन संपत्ति प्रदान करने की एक प्रणाली। तो ये क्या हो जाएगा? रिवाज के अनुसार वस्तुओं के आदान प्रदान की एक प्रणाली हो जाएगा। अ सिस्टम ऑफ सेरेमोनियल एक्सचेंज ऑफ गुड्स जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुला में क्या होता है? रिवाज के अनुसार वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। मैकडोनलाइजेशन के 4 सिद्धांत कौन कौन से हैं वो पूछा गया है। तो मैकडोनलाइजेशन के 4 सिद्धांत जो हैं वो आजकल काफ़ी पूछा जा रहा है। नया क्वेश्चंस के लिए निकल के आ रहा है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो है इफ़िशियंसी, कैलकुलेबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी एंड ऑटोमेशन। ये इसका करेक्ट आंसर है। और ये आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, ECUA ट्रिक बना सकते हैं। और भी है इसमें, ऐसा नहीं कितने ही हैं, लेकिन यहाँ पे 4 सिद्धांत जो पूछे गए हैं वो ये है, इसमें से ये हैं। तो इफ़िशियंसी का मतलब हो गया कुशलता,
कैलकुलेबिलिटी का मतलब हो गया परिकलन क्षमता, यूनिफॉर्मिटी का मतलब है समानता, ऑटोमेशन का मतलब है स्वचालन की ऐसी ऐसी मशीनें आ गई हैं कि खुद ही वो बना के दे रही हैं, आप टाइम सेट कर दो इतने टाइम पे ये चीज़ होके आ रही है, तो वो ऑटोमेशन हो गया। तो ये मैकेनाइजेशन के 4 सिद्धांत हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ हर्मेनेटिक्स। तो हर्मेनेटिक्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि क्या है व्हाट इज़ हर्मेनेटिक्स। शास्त्र मीमांसा क्या है, तो अर्थ निकालने का एक सिद्धांत होता है, या समाज का सिद्धांत होगा, या धर्म का सिद्धांत होगा, या फिर कार्यकलाप का सिद्धांत होगा। तो जो हर्मेनेटिक्स है वो आपका कोई भी सोसाइटी का, रिलीजन का, कार्यकलाप का सिद्धांत नहीं है, बल्कि वो थ्योरी ऑफ इंटरप्रिटेशन है, यानी अर्थ निकालने का सिद्धांत है, या व्याख्या करने का सिद्धांत है, या वो किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने की बात करता है। तो हर्मेनेटिक्स वही होता है। और डबल हर्मेनेटिक्स की बात कौन करते हैं, वो हैं एंथोनी गिडिंग्स। तो ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। हु कॉइन्ड द टर्म स्टैंड पॉइंट थ्योरी। तो स्टैंड पॉइंट थ्योरी किसने दिया है, ये तो मैंने आपको बताया भी है बेसिक कॉन्सेप्ट में। और ये जो टर्म दिया है वो दिया है कार्ल मार्क्स, सांद्रा हार्डिंग, सिमोन द बुआ या डोरोथी स्मिथ। तो ये जो दिया है स्टैंड पॉइंट थ्योरी वो दिया है सांद्रा हार्डिंग ने। तो यहाँ पे ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु एडवोकेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ डी स्कूलिंग सोसाइटी। डी स्कूलिंग सोसाइटी बहुत फेमस है, सभी को पता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है आजकल, बहुत आ रहा है। तो इवान इलिच का है, एवरीवन नोज वेरी वेल। Who among the following gave the suggestion of national parks to the government for tribal development in India? निम्नलिखित में से किसने भारत में जनजातीय विकास के लिए सरकार को राष्ट्रीय उद्यान के लिए सलाह दी थी? तो घुरिया हो जाएंगे, मजूमदार हो जाएंगे, एनके बोस हो जाएंगे, या फिर एल्विन हो जाएंगे। तो ये भी सबको पता है, एल्विन ने ही जनजातियों के विकास के लिए सरकार को राष्ट्रीय उद्यान के लिए सलाह दी थी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पारिस्थितिकी सिद्धांत को नगर अध्ययनों में शुरू किया था? तो यानी जो विच ऑफ द स्कूल इंट्रोड्यूस इकोलॉजिकल थ्योरी इनटू अर्बन स्टडीज? फ्रैंकफर्ट स्कूल, शिकागो स्कूल, ब्रिटिश स्कूल, या एनल्स स्कूल? तो ये तो भाई स्टार्ट किया था शिकागो स्कूल ने ही, सबसे पहले अर्बन स्टडीज़ की बात की थी। तो ऑप्शन 2 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ये किसने कहा है, हु सेज ऑर्गेनाइजेशन सेज ओलिगार्की। हु सेज ऑर्गेनाइजेशन सेज ओलिगार्की, ये किसने कहा है? कौन कहता है संगठन है कुलतंत्र कहा जाता है? ये किसकी डेफिनेशन है, ये बात किसने कही है? तो ये भी बहुत पुराना कोटेशन पूछा गया है यहाँ पे, ये कहा है रॉबर्ट मिशेल्स ने। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। उस सामाजिक विचारक का नाम बताइए जिसने अपनी कार्यप्रणाली में 2 कोर विचारों के रूप में ज्ञान का पुरातत्व और शक्ति का वंशक्रम को शामिल किया है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज एंड जीनोलॉजी ऑफ पावर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये 2 कोर एरियाज जो हैं उसको किसने अपने मेथोडोलॉजी में इंक्लूड किया है। तो अब बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, इसकी बात सिर्फ और सिर्फ मिशेल फूको ने की है। तो ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिशेल फूको। होलोकॉस्ट यह शब्द किस धार्मिक समूह के सामूहिक विनाश के साथ पहचाना जाता है? तो अभी तक हम लोगों ने होलोकॉस्ट तो पढ़ा था, लेकिन किस धार्मिक समूह के विनाश के साथ पहचाना जाता है, ये बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है। तो होलोकॉस्ट जो है सर्वनाश, ये ऐसे धार्मिक समूह के विनाश के साथ पहचाना गया है जो है मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई या यहूदी। तो वो हो जाएगा ज्यूस या यहूदी। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट। कौन निर्भरता सिद्धांतवादी नहीं है? एजी फ्रैंक, पॉल बैरन, एमल वॉन स्टीन, डेविड मैक्लीलैंड, या फिर इमैनुअल।
तो इसमें से कौन नहीं है वो पूछ रहा है। ये आपको देखना बहुत ध्यान से है कि है पूछ रहा है या नहीं, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो ये हैं डेविड मैक्क्लेलैंड, जो निर्भरता सिद्धांतवादी डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट नहीं है। बाकी एजी फ्रैंक, बैरन और अर्गरी इमल तीनों ही डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट हैं। तो यहाँ पे ये भी आप देख सकते हैं, कहीं पूछ ले तो आप उनको मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एथनिक ग्रुप्स क्या होते हैं? तो एथनिक ग्रुप्स आर बेस्ड सोशली ऑन नेशनैलिटी, ऑक्यूपाई ए स्मॉल टेरिटरी, आर ग्रुप्स आइडेंटिफाइड ऑन कल्चरल फैक्टर्स, अनलाइक रेशियल ग्रुप आर सोशली कंस्ट्रक्टेड। निर्जातीय समूह जो होते हैं वो केवल राष्ट्रीयता पर आधारित होते हैं, एक छोटे क्षेत्र में रहते हैं, या सांस्कृतिक कार्यों के आधार पर पहचाने जाने वाले समूह होते हैं, या प्रजातीय समूहों से भिन्न ये सामाजिक रूप में रचित होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है पहचानना इसको, क्योंकि उन्होंने अपने ही वर्ड में इसमें हाईलाइट कर दिया, केवल एक छोटा और यहाँ पे समूहों से भिन्न। तो यहाँ पे जो मैच हो रहा है वो केवल 3 है। अ ग्रुप आइडेंटिफाइड ऑन द कल्चरल फैक्टर, जो सांस्कृतिक कारणों के आधार पर पहचाने जाते हैं उसको हम कहते हैं एथनिक ग्रुप। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। माई हस्बैंड एंड माई डॉटर्स कंस्टिट्यूट माई, तो जो मेरा पति और मेरी बेटियां मेरी क्या होंगी, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे पूछ रहा है। एक्सटेंडेड फैमिली, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, क्लोज्ड फैमिली। तो ये हो जाएगा आपका जो क्योंकि आपका पति है और आपकी बेटियां मतलब आपने उनको जन्म दिया, तो जिसमें आपका जन्म हुआ होता है वो क्या होता है, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन हो जाता है। यानी मेरे मम्मी पापा भाई बहन ये सब किस में आएंगे, ओरिएंटेशन में। और जब जिसमें हम बच्चों को जन्म देंगे या आप बच्चों को जन्म देंगे, आपकी जो फैमिली होगी जिसमें आपकी बेटी होगी, आपके बेटा होगा, या आपकी जो भी आपकी जो फैमिली होगी वो प्रोक्रिएशन में आएगी, यानी आप उसको बनाएंगे। तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे वंश वृद्धि का परिवार, यानी या घनिष्ठ परिवार, ये तो होगा ही नहीं। तो आपका ऑप्शन जो होगा प्रोक्रिएशन हो जाएगा। आप मतलब उसको क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा 3, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, वंश वृद्धि का परिवार। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन का आंसर तो देख लिया, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन और प्रोक्रिएशन की, ये दोनों टर्म दिए किसने, ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। तो ये दिया है जेपी मर्डॉक ने। तो ये तो आपको पता होगा, क्योंकि बहुत यूजीसी नेट हो या हायर एजुकेशन हो सभी में पूछा गया है। तो ओरिएंटेशन वो हो जाएगा जिसमें आपके मदर और फादर आएंगे, और प्रोक्रिएशन वो हो जाएगा जिसमें आपके बच्चे आएंगे। तो इस तरह से ये दोनों ही फाइंड आउट करना बहुत आसान है। तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। वो किसी भी तरह से पूछ सकता है, जैसे इसमें आप लिखा हुआ था मेरी बेटियां, तो प्रोक्रिएशन हो जाएगा, और अगर मेरी माता लिखा होता तो हो जाता ओरिएंटेशन में। तो इस तरह से आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इस वाले पेपर में क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी कम हैं और हमें सिर्फ 70 क्वेश्चंस करने हैं, तो हमने हाफ पार्ट को कंप्लीट किया 35, और जो बाकी के क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, नहीं तो हमारा ये वाला पार्ट काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो आपने देखा, मुझे तो इस वाले पार्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले, और ये आपके लिए पेपर इम्पोर्टेंट रह सकता है। तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उसको देखने के लिए बने रहिए हमारी यूट्यूब चैनल के साथ। और अगर आपको भी क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं, पेपर पैटर्न अच्छे लग रहे हैं, और आपको लगता है कि कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और आपके जो भी क्लोज फ्रेंड हैं जिनको लगता है उनको बेनिफिट हो सकता है, तो उनको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।